Good morning, class 8. Today we will discuss about the industrial regions. It means the regions where most of the industries are set up, India and the worldwide. So what has been written there? Industrial regions emerge when the number of the industry locate close to the each others and share the benefits of their closeness. Industrial regions emerge when the number of industry locate each other. It means where we have a lot of industry, they are in a particular regions. Why they are in a particular regions? Because their closeness support each others. For instance, एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि इंडस्ट्री बगल में क्यों होती है, क्लोजनेस कैसे मदद करती है. फॉर इंस्टेंस अगर आप देखिए सिडकुल में अगर कोई ऑटोमोबाइल्स यानी कि 4 व्हीलर ट्रैक्टर या ट्रक बनाने की फैक्ट्री है. अब उसको ट्रैक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको इंजन चाहिए. ठीक है, इंजन के बाद उसको टायर चाहिए, टायर के बाद उसको इलेक्ट्रिक आइटम चाहिए. तो अगर वहीं पे टायर बनने वाली दूसरी फैक्ट्री है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब बनते हों जो ट्रैक्टर से या ट्रक में लगते हों वो हों, सीट का काम करने वाला कोई ये ग्रुप हो, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा. इसीलिए जो इंडस्ट्रीज होती है क्लस्टर में होती है, ग्रुप में होती है. ठीक है, तो ये दुनिया में ऐसे कुछ एरियाज हैं. पहला. दूसरा, हमने अगर आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था ना सिडकुल में, सिडकुल का केस देखा था सितारगंज हमने, कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होती है. और बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है जो बहुत बल्कि होता है, उसको आप ले नहीं जा सकते कहीं. अगर आप ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसको ले जाने में तो चीज़ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे. एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, आयरन और कोल, दो ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. इनकी लोकेशन वही होगी जहाँ ये मिनरल पाए जाएंगे. इसीलिए इंडिया में छोटा नागपुर रीजन जो है या महाराष्ट्र गोवा वाला जो रीजन है वहीं पे हमको आयरन और कोल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज मिलती हैं. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन इसलिए एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं क्योंकि उनकी कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड आर द नॉर्थ अमेरिका. बेटा नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट एंड द कनाडा, पता ही है आपको. वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप दुनिया के अमीर देश हैं. ईस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न एशिया, ये कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है. एंड दिस इज द मैप ऑफ फिगर नंबर 5.4 वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन्स, एंड दैट इज योर टास्क. यू हैव टू बी स्टडी इट. ये आपका टास्क है, आपको पढ़ना है. व्हाई यू हैव टू स्टडीज, एंड दैट एक्चुअली इज अ black and white book I have, so you have the color one, so you can easily identify the industrial region is the black one and the word industrial belt. So we have the belt in the different part of the world. Look, this one, the belt in Ganga Valley. इंडिया में जो ये बेल्ट है ये दिखाई, ये गंगा वैली के पैरेलल है. There are the industry, there is a lot of population, there is a food production, there is also the mineral in some regions. मुंबई एक इंडस्ट्रियल रीजन है, चेन्नई एक इंडस्ट्रियल रीजन है. इसी तरह से आप चाइना में जाएंगे, संघाई वाला, बीजिंग वाला ये दिख रहा है आपको, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिख रहा है आपको, जापान दिख रहा है, साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा है, जावा दिख रहा है, इंडोनेशिया में आपको दिख रहा होगा, ये इंडस्ट्रियल रीजन है. इसी तरह से आप जाएंगे अफ्रीका में, शायद इजिप्ट कहीं आपको दिख रहा होगा, सऊदी अरेबिया वाला रीजन आपको दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ मॉस्को वाला रीजन आप दिख रहा है. और ये है नॉर्थ अमेरिका. सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो रीजन्स है ये यूएस में और कनाडा के बीच में. तो आप इस मैप को ध्यान से स्टडीज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं. तो ये बताते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक द मुंबई. बेटा भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल किसको बोलते हैं? मुंबई. आप जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, चाहे शैम्पू का पैकेट हो, ब्रिटानिया का हो, पार्ले का हो, तो आप देखेंगे उसका हेड ऑफिस मुंबई में आपको मिलेगा. इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपिटल्स है सारे इंडस्ट्रियल, चाहे प्रोडक्शन कहीं भी होता है उनका ऑफिस आपको मुंबई में जरूर मिलेगा. क्यों है मुंबई? क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से, पुर्तगीज के ज़माने से, डच के ज़माने से मुंबई की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एक नेचुरल पोर्ट बना मुंबई पे, और एक लोकेशन ऐसी है कि जो आपका अरब वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट है, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, जहाँ से पेट्रोल आते हैं, डीजल आता है, बहुत बड़ा मार्केट है. तो समुद्र में एक ऐसी लोकेशंस है, बहुत आसानी से कटापटा उसका शोर तट होने के कारण एक अच्छा पोर्ट बन गया. बहुत बड़ा इंडिया का मार्केट एरियाज़ और लेबर वहाँ पे आसानी से अवेलेबल थे. रॉ मटेरियल जैसे मुंबई में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल लगी. कॉटन टेक्सटाइल का मतलब है कि आपकी कॉटन की मिल लगी. क्यों? क्योंकि मुंबई और गुजरात में आपका बहुत ज़्यादा कॉटन होता था. इसी तरह से पुणे, मुंबई पुणे का एक क्लस्टर है. बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है. बेंगलोर आपको पता है इंडिया की आईटी कैपिटल कहते हैं. दुनिया भर में लोग बेंगलोर को जानते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ जिसको कहते हैं, उसके लिए बेंगलोर फेमस है. इसी तरह से बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट है. हुगली रीजन्स, हुगली आपका एक ऐसा रीजन है जो समुद्र से बड़ा अच्छा कनेक्ट है, समुद्र से भी और नदी से भी. ठीक है, हुगली रिवर है. बेसिकली जूट वाली इंडस्ट्री बहुत फेमस है. अहमदाबाद, बेटा अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं टेक्सटाइल के लिए. जैसे मुंबई फेमस है वैसे यहाँ पे
अहमदाबाद में मिल्स है, कपड़ा होता है, बड़ौदा रीजन है। तो एक रीजन ये हो गया छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। छोटा नागपुर इंडिया में सबसे ज़्यादा बेटा ये प्लेट्यूज रीजन पे। छोटा नागपुर बड़े नागपुर से बिल्कुल अलग है, ये सेंट्रल इंडिया में है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो एक एरिया है ये वहाँ पे लगता भी हम दिखाएंगे आपको। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है। ऐसे ही विशाखापट्टनम, अभी आपको याद आया विशाखापट्टनम में एक घटना हुई थी, अभी मैंने आप लोगों को भेजा है। तो विशाखापट्टनम देखेंगे ऐसा क्यों है। ऐसे ही है आपका गुड़गांव, दिल्ली में एनसीआर रीजन जिसको बोलते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन्स है। आपका सारा एक्सपोर्ट का मटेरियल मेरठ से आता है। गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर का बहुत बड़ा रीजन है। कोयम और त्रिवेंद्रपुरम केरला का इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इस तरह के भारत में इंडस्ट्रियल रीजन से अलग अलग, ठीक है। तो क्या हम इंडस्ट्रियल रीजन्स को देखते हैं, हम एक बार कोशिश करने की एक कोशिश देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ मैप हो। ये है, ये आपको मैप दिखाया गया है, इसमें आप ध्यान से देखिए। देखो एक सबसे ऊपर है दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, ठीक है, एनसीआर का रीजन है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। फिर है छोटा नागपुर, ये है आपका छोटा नागपुर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल है, बहुत ज़्यादा आयरन ओर है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो इस तरह के यहाँ पे मिनरल्स हैं। वहाँ हुगली रीजन है, उसके नीचे मुंबई, ये आपका है गुजरात वाला जो ये रीजन है। अहमदाबाद, सूरत वाला भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लेबर सूरत से आ रहे हैं। सूरत डायमंड के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सिल्क के लिए फेमस है, या पॉलिस्टर के लिए फेमस है बेसिकली, मुंबई और पुणे। इसी तरह से बेंगलोर, तमिलनाडु और कोट्टम, त्रिवेंद्रपुरम, जिन जिन रीजन्स के बारे में आपकी बुक बात कर रही थी उन्हीं को हमने दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसे ही आप दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, दुनिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज एरियाज हैं। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। आपकी बुक क्या कहने की कोशिश कर रही है, आपकी बुक आपको ये बता रही है कि एक और है, इंडस्ट्रीज होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी होते हैं। अभी 10 दिन पहले एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, आप लोगों से शेयर किया गया ना, आपने देखा होगा। मैं जरा सा उसकी पिक्चर्स आपको शेयर करता हूँ जिससे और चीज़ें आपको समझ में आए। तो इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्रियल डिजास्टर यहाँ क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्री के जहाँ बहुत सारे एडवांटेज हैं वहीं बहुत सारे अलग अलग पोल्यूशंस आजकल कम हुआ। ये आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में एक पॉलीमर्स की, एलजी पॉलीमर्स की एक इंडस्ट्री थी, वहाँ पे गैस लीक हो गई और ये इंडस्ट्रियल एरिया आ जाइए, देखो ये लोग दौड़ रहे हैं ऐसे, ये जहरीली गैस थी। कम नुकसान हुआ हमें, यूनियन कार्बाइड, आज से लगभग 30-32 साल पहले 1984 की कहानी याद आ गई, जब भोपाल में इसी तरह का एक ब्लास्ट हुआ था। और उसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ भेजा भी है और अभी आपको भेजते हैं आगे। देखिए ये इस तरह से बच्चे को लेके भाग रहे हैं ये लोग। ये गैस का चैम्बर है जो फट गया और जहरीली गैस थी इसमें, जिससे वहाँ के लोगों की, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। 100 ऑफ द पीपल विद इन द रेडियस ऑफ द 5 किलोमीटर प्लांट पे उनको पुलिस के द्वारा हटा दिया गया। इस तरह से लोग बेहोश हो गए क्योंकि जहरीली गैस थी। तो ऐसे दुनिया भर में, अभी फुकुशिमा में जापान में हो गया था 4-5 साल पहले, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूरे एरिया को लोगों से हटा दिया गया। तो इस तरह के ये लोग आए हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं जिससे इनको जहरीली गैस का सामना न करना पड़े, लोगों को रेस्क्यू करा सकें। तो साउथ इंडिया अच्छी तरह से प्रिपेयर रहता है ऐसे डिजास्टर के लिए, तो एक तरह से वो बचा पाए अपने लोगों को। लेकिन ऐसा ये खतरनाक डिजास्टर भोपाल में हुआ था और आज 35 साल लगभग हो जाने के बाद भी, ये है एलजी की वो कंपनी, आज 35 साल हो गए और 35 साल होने के बाद भी अभी भी हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के ये सबूत मिलते हैं। ये बहुत बेटा रघु थे, बहुत फेमस फोटोग्राफर, उन्होंने फ़ोटो खींची थी। डिजास्टर होने के बाद इस तरह से ब्लास्ट हुआ, ये बच्चे की बॉडी मिली है। तो ये भयानक डिजास्टर था, दुनिया के सबसे खतरनाक डिजास्टर में। आज भी जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे वो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चे होते हैं उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी भयानक ट्रेजेडी थी। इसी तरह का वहाँ पे भी एक ब्लास्ट हुआ, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिका की कंपनी थी, उसके प्लांट्स पे, और हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा। तो उसके बारे में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है। इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर एंड इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हैजार्डस मटेरियल। कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, कभी कभी जो हैजार्डस जहरीले पदार्थ होते हैं उनको आप सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, कभी कभी आप जल्दीबाजी भी करते हैं। जैसे कोविड-19 के बाद इंडस्ट्री खोली गई लेकिन तैयारी नहीं की गई थी, ऐसा बताया गया। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज ऑल टाइम अकर्ड इन द भोपाल। बेटा 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, रात के 12:30 पे। ये एक टेक्निकल एक्सीडेंट था। हाई पॉइजनस एक गैस थी जिसका नाम था मीथेन आइसोसाइनाइड। ये गैस हाइड्रोजन जो सिलेंडर था ये उससे मिली अलॉन्ग विद हाइड्रो सिलेंडर अदर रिएक्शन गैस से के, और यहाँ पे पेस्टिसाइड बनता था जो जहर आप खेतों में डालते हैं। और इसमें ये बताया तो गया सरकार के द्वारा 3,598 लोग मरे हैं 1989 में बताया गया, 84 के बाद। लेकिन 1000 ऑफ सर्वाइव अभी तक जो हैं। कुछ लोग ब्लाइंड हो गए, इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, उनको गैस डिसऑर्डर हो गए। इसी तरह से 23 दिसंबर को चाइना में एक गैस लीक हो गई
तो उससे लोगों के असर पड़ा। फुकुशिमा मैंने जापान में बताया, मेरे ख्याल से 2011-12 की कहानी है, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट में रिएक्शंस हो गया। तो इस तरह के डिजास्टर होते रहते हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए, रिस्क रिडक्शन मेजर में लिखा है डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंस एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम टू द इंडस्ट्रियल एरियाज। अगर जो अभी मैंने आपको इमेजेस दिखाई, अगर जो इंडस्ट्री लगी थी वो ऐसी जगह पे लगती जहाँ लोग नहीं रहते हैं तो शायद कम नुकसान होता। पीपुल स्टेइंग इन टू द वेसिनिटी ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ टू द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक्स एंड हजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल्स इफेक्ट इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट। और लोगों को बताया जाना चाहिए कि देखो, हमने आपके बगल में, आपके बहुत ही नज़दीक में हैजार्डस और टॉक्सिक एलिमेंट से आपको नुकसान हो सकता है। फायर वार्निंग सिस्टम और इस तरह का कुछ एक फायर वार्निंग और फायर फाइटिंग सिस्टम सुधारा जाना चाहिए। और जो टॉक्सिक कैपेसिटी है टॉक्सिक सब्सटेंस की, वो लिमिट होनी चाहिए, कम से कम स्टोरेज किया जाए। और पॉपुलेशन डिस्पेंसल्स क्वालिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल शुड बी इम्प्रूव्ड, और पॉपुलेशन जो पोल्यूशंस है उसको कम करें इंडस्ट्री, इसकी क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।